गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे प्रथम पेपर का प्रथम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे इस प्रथम पेपर में विभिन्न दार्शनिकों के विचारों को हम जानेंगे। सबसे पहला दार्शनिक है हमारे सिलेबस में प्लेटो। प्लेटो न केवल यूनान का अपितु समूचे पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि उससे पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का तर्कसंगत रूप से प्रतिपादन नहीं किया। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्राचीन समृद्ध परिवार में 428 या 27 ईसा पूर्व में हुआ। एथेंस के प्राचीन राजाओं में उनकी वंशावली थी। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था। युवावस्था में ही प्लेटो क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था। अधिकांश युवकों की भांति वह भी समझता था कि उसका जन्म सक्रिय राजनीति के लिए हुआ है। लेकिन प्लेटो एक कुशल राजनीतिज्ञ तो नहीं बन सका, लेकिन एक महान राजनीतिक दार्शनिक अवश्य बन गया। जिस एथेंस में प्लेटो का जन्म हुआ था वह यूनान का उस समय सबसे महान नगर राज्य था। 450 ईसा पूर्व की एक क्रांति ने एथेंस में प्रचलित प्रजातंत्र को उखाड़ फेंका और उसके स्थान पर 30 व्यक्तियों का शासन स्थापित हुआ। उसमें प्लेटो के निकट संबंधी भी थे। उन्होंने प्लेटो को भी शासन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यद्यपि प्लेटो और राजनीति की युगल जोड़ी उपयुक्त होती, लेकिन इन 30 व्यक्तियों का शासन अत्यधिक हिंसक और दमनपूर्ण होने से प्लेटो उनसे अलग हो गया, और इस प्रकार प्लेटो ने शासन का तो स्वागत किया, लेकिन उनके कुकृत्यों से ऊबकर उसने राजनीति से संन्यास ले लिया। इसी शासन व्यवस्था ने चूँकि उसके गुरु सुकरात को प्राणदंड की सजा दी थी। इस घटना का प्लेटो के कोमल मस्तिष्क पर दूरगामी प्रभाव पड़ा और उसे राजनीति से विरक्ति ही नहीं बल्कि बहुत अधिक घृणा भी हो गई। 18 से 20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आया था। वैसे दोनों के व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर बहुत था। तथापि सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना, शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया। जब सुकरात को विषपान का दंड दिया गया तो प्लेटो की आयु 28 वर्ष थी। प्लेटो पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने उसे राजनीति से विरक्त कर दर्शन की ओर आकृष्ट किया। इस घटना ने उसे यह उद्घोषणा करने के लिए प्रेरित किया कि जब तक शासक दार्शनिक, ज्ञानी और विवेकी नहीं होगा, तब तक राज्य का कल्याण संभव नहीं हो सकता। 399 ईसा पूर्व में सुकरात के प्राणदंड के बाद प्लेटो का एथेंस में रहना निरापद नहीं था। चूँकि वह सुकरात का प्रधान शिष्य और एथेंस की लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोधी था, इसलिए उसके अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया और वह अपने कुछ मित्रों के साथ समीपस्थ नगर मेगरा चला गया। उसके बाद उसका 12 वर्ष तक का इतिहास अज्ञात है। 12 वर्ष तक वह देश देशांतरों में मतांतरों का अध्ययन करता हुआ भ्रमण करता रहा। यद्यपि वह भौतिक रूप से इतना नहीं घूमा होगा, किंतु मानसिक रूप से उसने इन देशों के विचारकों के सिद्धांतों का परिचय अवश्य पाया। पाइथागोरस के सिद्धांत का ज्ञान पाने तथा दार्शनिकों का शासन देखने के लिए वह 387 ईसा पूर्व में इटली और सिसिली भी गया। सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उसकी दियोन नामक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति वहाँ के राजा दियोनीसियस प्रथम से भेंट हुई और उसी की प्रेरणा से वह दियोनीसियस को दार्शनिक शासक बनाने को तैयार हो गया। किंतु जब उसने रिपब्लिक के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाते हुए दियोनीसियस के अन्याय और निरंकुश शासन की कड़ी आलोचना की, तो वह उसकी शिक्षाओं से मुकरने लगा और प्लेटो को बंदी भी बना लिया गया। उसको टापू पर बेच दिया गया। बड़ी मुश्किल से प्लेटो के शिष्यों ने धन एकत्र कर उसको छुड़ाया और इस प्रकार प्लेटो ने वहाँ से वापस लौटकर अपने मित्रों के सहयोग से धनराशि एकत्रित करके एथेंस के बाहर एक अकादमी खोली
और प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व के लगभग अपना शिक्षणालय खोला, जिसमें उसने अपने जीवन के शेष 40 वर्ष व्यतीत किए। प्लेटो की अकादमी वैज्ञानिक अनुसंधान का एक शिक्षणालय और संस्थान दोनों ही था। प्लेटो की अकादमी में गणित और ज्यामिति के अध्ययन को विशिष्ट महत्व दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उसके अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई भी प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। अकादमी की सफलता के संदर्भ में ज्ञात होता है कि यह लगभग 900 वर्षों तक ज्ञान की किरणें फैलाती रही। इसे पश्चिमी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय होने का भी गौरव प्राप्त है। 367 ईसा पूर्व में प्लेटो को दास रूप में बिकवाने वाले दियोनुसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा और उसने दोबारा प्लेटो को शिक्षा के लिए आमंत्रित किया। लेकिन दोबारा की इस यात्रा के बाद भी प्लेटो के साथ उसकी विचारों की विभिन्नता बनी रही और पुनः प्लेटो वहाँ बहुत ही क्लांत स्थिति में पहुँच गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ से वो वापस आया और इस प्रकार तीसरी बार 361 ईसा पूर्व में दियोनीसियस द्वितीय ने स्वयं प्लेटो से सिराक्यूज जाने का आग्रह किया और उसे आश्वासन दिया कि वह उसके उपदेशों का पालन करेगा। दियोन अभी तक निर्वासित था। पिछले कटु अनुभव के कारण प्लेटो 65 वर्ष की आयु में सिराक्यूज की तीसरी यात्रा करने को बिल्कुल भी उत्सुक नहीं था, किंतु दूसरे शासकों की प्रबल प्रेरणा पर वह वहाँ गया। दियोनीसियस को दर्शन शास्त्र के अध्ययन की कठिनाइयाँ बताई, दियोन के साथ किए गए अन्याय को दूर करने को कहा। इसके परिणामस्वरूप दोनों में इतना वैमनस्य बढ़ा कि प्लेटो ने शीघ्र ही अपने को प्रतिष्ठित बंदी की दशा में अनुभव किया। अपने मित्र तारेंतम के राजा के हस्तक्षेप और सहायता से ही वह सकुशल एथेंस लौट सका। उपरोक्त असफलता ने प्लेटो की संपूर्ण आदर्शवादी चिंतन श्रृंखला को तोड़ दिया। अब वह कल्पना के पंख उतारकर यथार्थ की भूमि पर चलने को विवश हो गया। युवावस्था में आदर्श शासक रूपी हाथी की पीठ पर बैठकर आदर्श राज्य के काल्पनिक लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले प्लेटो ने वृद्धावस्था में कानून की लाठी का सहारा लिया। अपने जीवन के शेष समय को उसने अपने ग्रंथ लॉज के लेखन में व्यतीत किया। 81 वर्ष की आयु में प्लेटो अपने किसी शिष्य के आग्रह पर रात को एक विवाह समारोह में सम्मिलित हुआ। उसके शोरगुल से परेशान होकर वह विश्राम हेतु एक दूसरे कमरे में चला गया। प्रातःकाल जब वह गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए उस कमरे में प्रवेश किया तो प्लेटो चिर निद्रा में विलीन हो चुका था। वह दार्शनिकों का राजा और राजाओं को दार्शनिक बनाने वाला मृत्यु की रिपब्लिक में पहुंच चुका था। इस प्रकार स्टूडेंट्स, मैंने आज आप लोगों को दार्शनिक प्लेटो के जीवन पर एक शॉर्ट समरी प्रस्तुत की है। मुझे आशा है कि आप सब लोग प्लेटो के विचारों को रेगुलर आगे मेरे साथ अन्य लेक्चर्स में और भी जागरूकता के साथ जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।